हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं सुबह गवर्नमेंट बजटिंग के बारे में पढ़ रहा था, जिसमें मैं पढ़ रहा था कि राज्य का एक बजट होता है। और इतने में ही मेरे पास एक दोस्त आया और मुझसे कहता कि पार्टी दो यार आज। और मैंने थोड़ी देर सोचकर कहा कि यार मेरा बजट अलाउ नहीं कर रहा और मैं पार्टी नहीं दे सकता। और इतने में मेरे दिमाग में आया कि मेरा भी बजट होता है क्या। मैं तो राज्य के बजट के बारे में पढ़ रहा था और इस शब्द को अपने लिए यूज कर रहा हूं। और फिर मुझे एक पुरानी याद आई, जिसमें मैंने मम्मी से साइकिल के बारे में जब डिमांड की थी तो मम्मी ने भी कहा था कि इस महीने अभी बजट अलाउ नहीं कर रहा, अगले महीने तुम्हें साइकिल दिला देंगे। तो मेरे दिमाग में ना एकदम से कई सारे सवाल आ गए। पहला सवाल यह आया कि भाई बजट होता क्या है, व्हाट इज बजट। एक राज्य को भी कंट्रोल कर रहा है, एक परिवार में भी सारे डिसीजन बजट के अकॉर्डिंग होते हैं, और एक पर्सनल लाइफ को भी बजट इंपैक्ट करता है। तो आखिर बजट है क्या और ये इतना पावरफुल क्यों है। साथ में मेरे दिमाग में ये भी आया कि बजट एक कोई मॉडर्न कॉन्सेप्ट है क्या, जो मॉडर्न स्टेट या मॉडर्न डेमोक्रेसी के साथ जुड़ा हुआ है, या मोनार्की में भी बजट होता था। और फिर ये भी दिमाग में आया कि भाई आज हम जिस तरह के बजट को देखते हैं, क्या ये बजट अपने प्रिमिटिव फॉर्म में है कि अपने आप को इसने लगातार बदला भी है। और इतने सारे सवालों को फिर मैंने सर्च किया, पढ़ाई की, और आपके सामने मैं सारे जवाब देने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कि फिलॉसफी ऑफ बजट क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ बजट को आज हम समझेंगे। देन हम समझेंगे कि कैसे बजट अपने प्रारंभिक स्वरूप या प्रिमिटिव फॉर्म, जिसे हम लाइन आइटम बजटिंग बोलते हैं, उससे शुरू हुआ, और आज जिस मॉडर्न बजटिंग की हम चर्चा करते हैं वो जीरो बेस बजटिंग या जेंडर बजटिंग या परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग की बात जो करते हैं वो क्या है। और इन सभी को आज हम जानने की कोशिश करेंगे। बेसिकली आज हम जिस गवर्नमेंट बजटिंग के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो मार्केट बेस्ड इकोनॉमी से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है प्रेजेंट टाइम में, और हम उसी के अकॉर्डिंग इसको कवर करेंगे। आपको पता है कि हर देश का ये ड्रीम होता है कि उसकी जीडीपी ग्रोथ रेट तेज होती चली जाए, और जितनी तेज जीडीपी का साइज बड़ा होगा, हम ये मानते हैं कि वो देश उतना ही अच्छा आर्थिक रूप से बढ़ रहा है या उसकी इकोनॉमिक कंडीशन उतनी ही बेहतर होती जा रही है। पर ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी हमेशा एक चाल में चलती है। इकोनॉमी जो होती है या जो जीडीपी ग्रोथ होती है वो कई बार बहुत तेजी से होती है, और कई बार कुछ ऐसे कारण आते हैं जिसके कारण उसका स्पीड कम हो जाती है, या कई बार वो स्पीड माइनस में चली जाती है, और फिर कई बार कुछ एक्सटर्नल फैक्टर उसके साथ काम करते हैं और वो फिर तेज हो जाती है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं कि भारत की अगर हम बात करें तो जब 1992 में रिफॉर्म हुए उसके बाद से हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ती गई और धीरे धीरे बढ़ती गई। 2004-5 के आसपास हमारी ग्रोथ रेट बहुत तेजी से बढ़ी, और फिर 2008 का टाइम पीरियड आता है जिसे हम मंदी कहते हैं। उस समय भारत की जो ग्रोथ रेट थी वो स्लो हो गई, और फिर 2012-13 के आसपास तेजी से बढ़ती है, धीरे धीरे वो लगातार अपने आप को मेंटेन करती है। लेकिन कोरोना आता है और कोरोना में हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट और कम हो जाती है। फिर हम उस पर रिफॉर्म करते हैं, फिर तेजी से वो बढ़ती है। तो कहने का मतलब कि हमेशा हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो हमारी आर्थिक गतिविधियां हैं, वो फ्लक्चुएट होती रहती हैं, और इसी फ्लक्चुएशन को रोकने के लिए, इसी को संभालने के लिए, और हमेशा ऐसी कंडीशन बनाए रखने के लिए कि देश की अर्थव्यवस्था सही दिशा में जाए, उसके लिए कुछ कदम उठाए जाते हैं। और उन कदमों में एक कदम होता है फिजिकल पॉलिसी, राजकोषीय नीति।
राजकोषीय नीति के तहत सरकार वो प्रयास करती है जिससे इकोनॉमी की डायरेक्शन, इकोनॉमी की दिशा हमेशा सही रहे। ये सेम वैसी ही बात है जैसे मान लो एक घर है और एक घर में उतार चढ़ाव रहता है, और घर में हमेशा पिता के द्वारा कुछ बड़े डिसीजन लिए जाते हैं कि वो घर की दशा को सही लेके चले। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना कि घर में थोड़ी बहुत छोटे छोटे भी फ्लक्चुएशन होते रहते हैं, और उन फ्लक्चुएशन में मम्मी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कहने का मतलब जो हमारा घर होता है वो कई बार फ्लक्चुएट करता रहता है, बहुत तेजी से आगे बढ़ता, फिर धीरे होता है, फिर तेजी से फिर धीरे होता रहता है। और ऐसी कंडीशन में मम्मी का और पापा का दोनों का रोल होता है। मम्मी का रोल जो होता है वो छोटी छोटी प्रॉब्लम से रिलेटेड मैटर में होता है, और जल्दी जल्दी मम्मी का रोल होता है। लेकिन पापा का जो रोल होता है वो अधिकतर बड़ी प्रॉब्लम के साथ जुड़ा होता है या स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम के साथ जुड़ा होता है, लेकिन रोल होता है पर लंबे समय में होता है। इसी तरह देश का भी होता है कि देश में भी जो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन है वो होती रहती हैं, और जब छोटी छोटी प्रॉब्लम आती है तो उस समय मॉनेटरी पॉलिसी काम करती है। क्या काम करती है? मॉनेटरी पॉलिसी, जिसको हम बोलते हैं मौद्रिक नीति, जो आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है। तो समझना कि जैसे मान लो ये इंडियन इकोनॉमी है, और इंडियन इकोनॉमी में अगर कोई छोटी छोटी प्रॉब्लम आएगी, सपोज करो महंगाई आ गई, इन्फ्लेशन, या सपोज करो फॉरेक्स रिजर्व से जुड़ा हुआ कोई इशू हो गया, तो जब छोटे छोटे प्रॉब्लम आएंगे या जो नॉर्मली आते रहते हैं उनको डील करने के लिए एक पॉलिसी होती है, उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। ये आप तो जानते होंगे, जिसको हम बोलते हैं मौद्रिक नीति। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, और ये आरबीआई के द्वारा डिजाइन की जाती है। लेकिन जब इंडियन इकोनॉमी में बड़े प्रॉब्लम होते हैं, या कहिए जो लंबे समय में प्रॉब्लम आते हैं, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आते हैं, उसके सॉल्यूशन की जो बात होती है वो होती है फिजिकल पॉलिसी में। और इसको हम बोलते हैं राजकोषीय नीति, और ये सरकार के द्वारा डिजाइन की जाती है। याद रखिएगा, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो एक पिक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मैंने कहा, मेरे घर में कोई प्रॉब्लम आती है तो मम्मी और पापा के द्वारा हैंडल की जाती है। मम्मी छोटी छोटी प्रॉब्लम को टैकल करती हैं, और पापा जो बड़ी प्रॉब्लम होते हैं उनको टैकल करते हैं। पर दोनों का रोल है अपना अपना, दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। ये चेहरा आपको बार बार दिखेगा और ये चेहरा आपको कम दिखेगा। अभी मैं इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, तो केवल इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही चीजों को देखना। तो गवर्नमेंट में जो फिजिकल पॉलिसी के थ्रू काम करता है और आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू काम करता है, और दोनों का एक ही पर्पज होता है। वो ये पर्पज होता है कि इंडियन इकोनॉमी को सही ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ाया जाए। अर्थात इंडियन इकोनॉमी में अगर कोई एक्सटर्नल ऐसा कोई कारण आ रहा है जो इंडियन इकोनॉमी को निगेटिव रूप से प्रभावित करेगा, तो उसको कैसे हटाना है, उसको कैसे ओवरकम करना है, या पॉजिटिव ऐसा एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट किया जाए जिससे इंडियन इकोनॉमी आगे बढ़े। जैसे सपोज करो कोरोना के समय एक निगेटिव एक्सटर्नल इंपैक्ट क्रिएट हुआ, उससे लड़ने के लिए फिर आरबीआई ने भी काम किया अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, और गवर्नमेंट ने भी काम किया फिजिकल पॉलिसी के थ्रू, और देश को कोरोना के नकारात्मक प्रभाव से बचाया। आने वाले समय में फ्यूचर में फिर अगर मान लो कोई प्रॉब्लम आई और बड़ी प्रॉब्लम आई, तो उसमें फिर ये भी काम करेंगे और ये भी काम करेंगे। छोटी छोटी प्रॉब्लम आती ही रहती हैं, जैसे कभी आलू और प्याज का रेट बहुत बढ़ जाना, कभी कार इंडस्ट्री या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में रिसेशन आना, ये सब आता रहता है। तो ये आरबीआई डील करती रहती है। सरकार हर साल
फिजिकल पॉलिसी को लेकर आपके सामने आती है और साल भर में सोचती है एक बार आएंगे पूरा माहौल सेट कर देंगे। ऐसा आप देखते होंगे। जब मॉनेटरी पॉलिसी होती है तो उसके कई टूल होते हैं और अभी हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हमारा अभी मेन फोकस इसको पढ़ने में है। तो गवर्नमेंट जब फिजिकल पॉलिसी बनाती है या फिजिकल पॉलिसी के अंतर्गत जब गवर्नमेंट काम करती है तो जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है वो होता है बजट। और हमें इसी को पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हमने ये समझा कि हर देश की जो इकोनॉमी होती है उसका पर्पज होता है कॉन्टिन्यूअस या सस्टेनेबल ग्रोथ, ये पर्पज होता है। साथ में हमने ये पढ़ा कि सस्टेनेबल ग्रोथ को डिस्टर्ब करने के लिए कई एलिमेंट तैयार रहते हैं, जैसे रिसेशन, जैसे कोरोना या कुछ भी आप समझिए। उन सब से बचाने के लिए हम दो पॉलिसी पे काम करते हैं, एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है और एक फिजिकल पॉलिसी होती है। दोनों का पर्पज होता है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था की सस्टेनेबल ग्रोथ को बनाए रखा जाए। मॉनेटरी पॉलिसी किसी भी देश के सेंट्रल बैंक के द्वारा कंडक्ट की जाती है और उसका पर्पज होता है छोटी छोटी समस्याओं से लड़ना और देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाते रहना। वहीं गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी के थ्रू ये काम करती है। फिजिकल पॉलिसी का मतलब है कि जो पब्लिक फाइनेंस है, अर्थात सरकार पब्लिक फाइनेंस के संबंध में ऐसे डिसीजन लेती है जिसका उद्देश्य इकोनॉमी की ग्रोथ को बनाए रखना है। अभी धीरे धीरे सब चीजें समझ में आएंगी। और फिजिकल पॉलिसी का सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है बजट। अब इसको एक कदम और आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे कि बजट क्या है। अभी तक हमने पढ़ा कि जो बजट है वो बेसिकली एक टूल ऑफ फिजिकल पॉलिसी है। और फिजिकल पॉलिसी क्या है? फिजिकल पॉलिसी सरकार के द्वारा निर्धारित एक ऐसी नीति है जिसका उद्देश्य इकोनॉमी में ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जो इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करे। सेम वैसे ही समझो जैसे घर में लगातार अच्छा माहौल रहे, घर संपन्न रहे, पर कई बार प्रॉब्लम आती है जिसमें मम्मी का भी रोल होता है और पापा का भी रोल होता है। मम्मी का रोल आपको हर 15 दिन, 2 दिन, महीने में दिख जाएगा, लेकिन पापा का रोल बहुत समय में दिखता है पर प्रभावी होता है जब भी होता है। सपोज करो आप पढ़ाई नहीं कर रहे, मम्मी रोज आपको डांटेगी, लेकिन पापा आएंगे 6 महीने में खूब रगड़ेंगे और चले जाएंगे और आपका पूरा स्ट्रक्चरल बिहेवियर चेंज हो जाएगा। सेम वैसे ही कुछ होगा। तो बजट क्या है हम इसको पहले समझते हैं। तो बजट के बारे में कहा जाता है कि बजट एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, अर्थात वार्षिक वित्तीय विवरण है। पहली बात तो हमारे दिमाग में ये क्लियर हो गया कि बजट क्या होता है। बजट एक वार्षिक मतलब एक वर्ष का वित्तीय विवरण है, अर्थात वित्तीय से संबंधित फाइनेंशियल मामलों से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट है। अब सवाल है कि इसमें क्या ऐसा होता है? तो इसमें जो होता है, बजट में जो होता है वो होता है कि इसमें एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर अर्थात अनुमानित व्यय के बारे में चर्चा होती है और साथ में अनुमानित आय के बारे में चर्चा होती है, इनकम। समझना मेरी बात को। मैं जहां बजट की बात कर रहा हूं और किसी राज्य के बजट की बात कर रहा हूं तो इसका यह मतलब है कि किसी राज्य के एक वर्ष का एक वित्तीय विवरण होता है। और किस वर्ष का? तो आपके आगे जब एस्टिमेटेड लिखा है तो मतलब आने वाले वर्ष का। तो बजट बेसिकली एक वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जो आने वाले साल के संबंध में होता है
कि आने वाले साल में कितनी हमारी व्यय होगी और कितनी हमारी आय होगी। जैसे मान लो कि एक घर है और उस घर को तय करना है अपने आगे वाले साल के बारे में कि बच्चों को क्या करना है, परिवार के साथ क्या करना है, जमीन कहाँ लेनी है। तो क्या किया जाएगा? सबसे पहले वो ये तय करेगा वो परिवार कि आने वाले साल में कहाँ कहाँ से हमारे पास इनकम आएगी और कहाँ कहाँ हम व्यय करेंगे। इन्हीं दो के बारे में वो सोचेगा। और सपोज करो वो एक कागज में सब लिख दे कि इस घर में अगले साल कहाँ कहाँ से इनकम आएगी और कहाँ कहाँ खर्च होगी। तो उसी कागज के संकलन को या उसी के कलेक्शन को हम बजट कहेंगे, उस घर का बजट। जैसे मान लो मेरे पापा ने कहा कि योगेश त्रिपाठी तुमको हम 20,000 रुपये इस महीने भेजेंगे, तो मैं तुरंत अपने दिमाग में बना लूंगा कि अच्छा 20,000 रुपये आ रहा है, 5,000 मुझे रेंट देना है, 3,000 रुपये खाने वाले को देना है, 2,000 रुपये उधार लिया था उसको देना है, फिर मूवी देखने जाना है, खाने में इतना खर्च करना है। तो मैंने सब कुछ क्या किया, लिख लिया अपने दिमाग में। तो दैट इज बजट। तो बजट का क्या मतलब है कि बजट बेसिकली आगे आने वाला जो साल होता है किसी भी देश का, उसके संदर्भ में एक अनुमानित आय और अनुमानित व्यय का विवरण होता है। तो याद रखिएगा सबसे पहले बजट से रिलेटेड क्या है कि बजट एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, अर्थात एक वर्ष का वित्तीय विवरण होता है और ये आने वाले वर्ष का होगा। इसमें चर्चा किस बात की होती है? एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, अर्थात कितना कितना हम पैसा कहाँ कहाँ खर्च करने वाले हैं, और साथ में ये भी कि एस्टिमेटेड इनकम, अर्थात कितना पैसा किसी देश में कहां से आने वाला है। अब भारत के संदर्भ में हम इसको देखें तो जब भारत सरकार या भारत में जो वित्त मंत्री होते हैं जब वो बजट पेश करते हैं तो बेसिकली ये बताते हैं कि अगले साल हम कितना पैसा कहां खर्च करेंगे और कितना पैसा कहां से हमारे पास आएगा। तो जिस अनुमानित आय और अनुमानित व्यय का विवरण पेश किया जाता है उसी को बजट कहते हैं। याद रखिएगा ये एक वर्ष का होता है, किसी एक फिक्स टाइम पीरियड का होता है, और ये जिस टाइम पीरियड का होता है ना हम उसको राजकोषीय वर्ष बोलते हैं, उसको फिजिकल ईयर बोलते हैं। अभी इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। नॉर्मली आप देखते हो कि आप मानते हो कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का साल होता है, यह सामान्य स्थिति में होता है। लेकिन जब बात हम अर्थव्यवस्था की कर रहे हो, जब बात हम फिजिकल पॉलिसी की कर रहे होते हैं तो उस समय जो हमारा साल होता है वो बेसिकली 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। अब ये दोनों बेसिकली अलग अलग होते हैं, इसमें आपको ज्यादा उलझना नहीं है, बस इतना समझ लेना है कि जब भी बात राजकोषीय वर्ष की होगी, फिजिकल पॉलिसी की होगी, तो इस टाइम पीरियड को हम मानेंगे। ये हो गया सामान्य बात। ये वैसे ही है जैसे मान लो कि हमें जब सामान्य रूप से बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि 12 बजे के बाद दूसरा दिन चालू हो जाता है रात में, लेकिन हिंदू पंचांग के अनुसार सूर्योदय के बाद दूसरा दिन चालू होता है। तो अपने तरह की एक मान्यता होती है लोगों की, उसके पीछे कुछ अपने लॉजिक होते हैं, हमें उन पे अभी नहीं पढ़ना। बस इतना समझ लो कि सब अपने एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग काम करने का अनुभव चाहते हैं, और उसी के तहत हमने ये समझ रखा है कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का हमारा राजकोषीय वर्ष होगा, और जब भी हम फिजिकल पॉलिसी की बात करेंगे तो हम इसको 1 साल मान के चलेंगे। यूएसए में 1 अक्टूबर से 30 सितंबर होता है, और भारत में इसको बदलने की बात की जा रही है क्योंकि बेसिकली ये अंग्रेजों के द्वारा शुरू किया गया एक प्रयास था, और जब अंग्रेजों ने इसको किया था तो हम उसी को अभी भी कॉपी कर रहे हैं, पर अंग्रेजों ने इसे अपने अकॉर्डिंग किया था, अपनी सुविधा के अनुसार किया था, जो उस समय की वहाँ
ब्रिटिश सरकार से हम लोग कंट्रोल होते थे, तो ब्रिटिश सरकार ने अपने सुविधा के अनुसार यही टाइम पीरियड फिक्स कर लिया, हम भी आज उसको वैसे ही मान रहे हैं। पर आने वाले समय में इसको बदलने की बात हो रही है, उसके पीछे एक अलग रीजन है, उस पर कभी चर्चा करेंगे। बस इतना समझ लो कि बजट अब क्या होता है। तो अगर आपसे पूछें तो बजट एक फिजिकल ईयर का एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर और एस्टिमेटेड इनकम का विवरण होता है। याद रखना, एक फिजिकल ईयर का एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर और एस्टिमेटेड इनकम का विवरण होता है, उसको हम बजट कहते हैं। और बजट हमेशा आने वाले साल का होता है। जैसे इस समय आप जो बजट देख रहे होगे, जो इस समय गवर्नमेंट के द्वारा लेटेस्ट बजट पेश किया गया, तो आप जब देखोगे तो बजट के आगे लिखा होगा 2024-25। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये 2 साल क्यों लिखे होते हैं, जबकि बजट तो 1 साल के बारे में किया जा रहा है। तो बेसिकली होता क्या है, मैं इसको बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि आप में से जो भी पढ़ रहे हैं, इसमें जो सबसे कमज़ोर बच्चा भी हो या जिसने अभी शुरू भी किया हो, उसको भी पूरी क्लास समझ में आए। तो जैसे मैंने आपको कहा कि मान लो सपोज करो ये 2024 है और ये 2025 है, और मान लो 24 में क्या होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, और इस तरह यहाँ भी होंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब आपको पता है कि हम 1 अप्रैल से मानेंगे फिजिकल ईयर, और जब यहाँ से हम समय लेंगे और 12 महीने का लेंगे तो 31 मार्च तक का समय आ जाएगा। और आप देखिए कि ये हो गया टाइम पीरियड 2024 का, और ये 3 महीने 2025 के रहेंगे। इसीलिए हम बजट में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को काउंट करते हैं। तो इसीलिए हमें ये टाइम पीरियड भी लेना पड़ेगा और ये 3 सब महीने भी लेना पड़ेगा। इसीलिए हम ऐसा बोल देते हैं कि बजट का मतलब 2024-25। ठीक, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो हम बजट पेश किया है अभी, वो 2024 के इतने महीने के लिए है और 25 के 3 महीने के लिए। अब जब नेक्स्ट ईयर का बजट पेश करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे बजट 2025-26। क्यों? क्योंकि इतने महीने तो हम इंक्लूड कर लेंगे 25 के, और 26 के हमें कौन कौन से, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो अब समझ में आ गया हम इस तरह क्यों बोलते हैं। नॉर्मली आप हाई स्कूल, इंटर जब करते होंगे तो हमेशा ऐसे ही टाइम पीरियड लिखा होता है, क्योंकि उसमें 2 साल के महीने आ जाते हैं। ठीक, तो चलो हमने देखा कि बजट क्या होता है। तो बेसिकली बजट आने वाले साल का या आने वाले राजकोषीय वर्ष का अनुमानित आय और अनुमानित व्यय का विवरण होता है। तो कहने का मतलब एक एस्टिमेशन है, एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है बजट। यहां तक हमें ये चीज समझ में आ गई। अब एक मन में हमारे सवाल आ रहा होगा कि हम ये करते क्यों हैं, व्हाई, क्यों करते हैं, आखिर बजट क्यों बनाया जाता है। तो ये बात कभी अपने घर में मम्मी से पूछना कि मम्मी, जब हमको साल भर बेहतर तरीके से काम करना है और हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है, तो आप क्या करते हो। तो माता जी यही बोलेंगी कि मैं पहले सब प्लानिंग कर लेती हूं कि पैसा कहां से आएगा और कहां खर्च करेंगे। आप कहोगे ऐसी प्लानिंग क्यों करते हो, तो माता जी कहेंगी कि देखो भाई, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स हैं, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स हैं। ठीक है, और हमें काम बहुत कुछ करना है, क्योंकि हमारे पास क्या है, अनलिमिटेड वांट्स हैं या डिजायर हैं। तो जब हमें लिमिटेड रिसोर्स हैं और अनलिमिटेड वांट्स एंड डिजायर को पूरा करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग बनानी पड़ेगी।
प्रायोरिटी फिक्स करनी पड़ेगी कि कहां पर हम पैसा खर्च करें और कहां पर पैसा हम ना खर्च करें। सपोज करो आपके पास 4 लाख बस रुपए हैं और आपने सोचा कि या तो मैं एमबीए कर लूं या मैं कार खरीद लूं, और घर वालों ने जब आपस में निर्णय लिया कि तुम कार खरीद लो, और उस कार को जब लोगे ना 4 लाख की, तो कहीं ओला उबर में चलाओगे तो उससे थोड़ी बहुत इनकम होगी, क्योंकि अभी प्रायोरिटी पैसा कमाना है, क्योंकि जैसी उस समय की कंडीशन होगी। तो कहने का मतलब जब हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स होते हैं और अनलिमिटेड वांट्स एंड डिजायर होती है, तो हमको ना बहुत प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है। और जब प्रायोरिटी सेट करते हैं तो हम प्लानिंग करते हैं, और यही सब कुछ हम आने वाले समय में पहले से ही तय कर लेते हैं। इसी को हम बजट कहते हैं। और सपोज करो हमें कोई चैलेंज या कोई थ्रेट के बारे में पहले से पता हो, और हम उस थ्रेट और उस चैलेंज के साथ अपनी इस प्लानिंग और प्रायोरिटी को कंबाइंड कर दें, तो आने वाली थ्रेट या चैलेंज का इम्पैक्ट कितना हम कम कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जैसे मैंने कहा कि एक घर है, उसके पास 4 लाख रुपए हैं, और उनके बच्चे को या तो एमबीए कराया जा सकता है या तो एक कार दिलाई जा सकती है। 2 प्रायोरिटी हैं, एमबीए या कार। और यह भी तय है कि उस घर को अगले आने वाले समय में पैसे की बहुत जरूरत है। तो पहले से ही अगर हम ये अनुमान लगा लें कि कार खरीद लेंगे तो उसे रेंटल में लगा सकते हैं या ओला उबर में चला सकते हैं, उससे इनकम होगी, और इनकम होगी तो चीज़ें बेहतर होंगी, क्योंकि आने वाले चैलेंज या जो थ्रेट है उसको हम कम कर सकते हैं। और इन्हीं सबको आप बजट के दायरे से सोचो तो आपको एक इमेज बनेगी कि एक देश के द्वारा बजट क्यों बनाया जाता है। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि अर्थव्यवस्था में बहुत सारे फ्लक्चुएशन आते रहते हैं, साथ में अर्थव्यवस्था में रिसोर्स लिमिटेड होते हैं, और हमें बहुत कुछ उससे गेन करना होगा, तो हमें हर चीज बहुत प्रायोरिटाइज और बहुत प्लानिंग के साथ करना पड़ेगा। इसी को हम बजट कहते हैं, इसी को हम फिजिकल पॉलिसी कहते हैं। मेरी बात आपको समझ में आई? तो बेसिकली जो बजट होता है वो एक सरकार के द्वारा आने वाले समय के लिए एक आर्थिक या एक इकोनॉमिक प्लानिंग होती है। और आपको पता है कि इकोनॉमिक प्लानिंग हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी को बढ़ाना चाहते हैं, हम थ्रेट या चैलेंज को कम करना चाहते हैं, हम इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन को कम करना चाहते हैं, उसे सस्टेनेबल ग्रोथ की डायरेक्शन देना चाहते हैं। और इन्हीं सब को लेकर जब हम आगे आने वाले साल के बारे में एक्सपेंडिचर और इनकम को लेकर कुछ प्रायोरिटी फिक्स कर देंगे, दैट इज बजट। मैं आपको ना बहुत रटी हुई परिभाषा के साथ अभी नहीं जोड़ना चाह रहा, क्योंकि आपको इकोनॉमी फील होना चाहिए। और आप सोचो कि एक घर में भी तो यही होता है। एक घर में हमेशा माँ बाप के द्वारा प्लानिंग बनाई जाती है, प्रायोरिटी तय की जाती है, ये देखा जाता है कि आने वाले समय में कौन कौन से चैलेंज आने हैं, कौन कौन से थ्रेट्स आने हैं, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी आनी है। फिर उसके हिसाब से हम एक्सपेंडिचर और इनकम को निर्धारित करते हैं। सपोज करो जब एक बच्चा, एक परिवार जिसमें बच्चा 16-17 साल का होता है, तो माँ बाप सोचते हैं कि अब अगले साल से ये पढ़ाई करने जाएगा, इतने खर्चे और बढ़ेंगे, तो चलो घर के खर्चे थोड़ी कम कर लें या इनकम के सोर्स और बढ़ा लें। तो क्या होता है, घर वाले पहले से एक अनुमान लगाते हैं ना बजट का। सेम वैसे ही सपोज करो घर में शादी होनी हो तो ऐसे ही सोचा जाता है, या मान लो बच्चा अब कमाने लगा या बच्ची या लड़की कमाने लगी, तब फ्यूचर को प्लानिंग लेके फिर बदल जाता है कि यार घर बनवा लेते हैं, अब तो कमाने लगे। तो सब कुछ हम पहले से कहीं ना कहीं अनुमान लेकर चलते हैं, एक एस्टिमेट प्रोग्राम बना के चलते हैं। ये बजट का कहीं ना कहीं एक इनफॉर्मल रूप है। और जब स्टेट, जब राज्य इसी फिलॉसफी को अडॉप्ट करता है तो उसको हम गवर्नमेंट बजटिंग बोलते हैं। तो कहने का मतलब बजट कोई हवा या कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हम सब के द्वारा व्यवहार में जीने वाली एक कला है, एक आर्थिक कला, जिसका उद्देश्य संसाधनों का या रिसोर्स का विजडमफुल यूटिलाइजेशन करना होता है, ताकि हम सब लिमिटेड रिसोर्स के बेस पे भी
अपने अंदर की पोटेंशियल को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकें और अपने लाइफ की क्वालिटी को, लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर कर सकें। दैट इज बजट। तो बजट क्या है ये हमने बहुत अच्छे से समझा। अभी मैं बहुत छोटे छोटे टेक्निकल पॉइंट पे नहीं जा रहा, उसके लिए मैं कल जाऊंगा। अब सवाल आता है कि बजट शुरू कब से हुआ होगा। तो देखो, अगर बजट की हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ें तो हम देखेंगे कि बजट कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। मेसोपोटामिया के समय से भी हम इसको देखते हैं, पर धीरे धीरे ना बजट बहुत इवॉल्व हुआ, धीरे धीरे वो बहुत अपने आप को बदला। और सबसे मेन परिवर्तन आता है जब 14वीं शताब्दी में, 14th सेंचुरी में बुक कीपिंग है ना कि एक नई प्रोसेस शुरू होती है, जिसमें डबल साइडेड बुक कीपिंग होता है। बुक रिकॉर्ड करते हैं जिसमें क्रेडिट और डेबिट अर्थात हिसाब को और बेहतर तरीके से लिखने की एक कला डेवलप होती है। इटली में ये कला डेवलप होती है। आजकल तो हर इंसान इसके बारे में जानता है, जिसमें क्रेडिट और डेबिट दोनों चीजें लिखी जाती हैं। तो उसके बाद से बजट को लिखने में एक नए तरीके का एक्सपीरियंस जुड़ता है और बेहतर तरीके से बजट या कहिए मॉडर्न बजट का एक कॉन्सेप्ट आता है। पर जो बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे बड़ा जो परिवर्तन आता है बजट में, वो आता है बेसिकली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनने के बाद। जैसे जैसे डेमोक्रेसी का रोल बढ़ता है तो फिर बजट को एक ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस को एस्टेब्लिश करने में सबसे इंपॉर्टेंट टूल के तौर पे देखा जाता है, या ये कहिए अकाउंटेबिलिटी के सबसे बड़े टूल के तौर पे बजट को देखा जाने लगता है, या इकोनॉमिक गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट में बजट को देखा जाता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि जो बजट है वो कोई एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है। बजट पहले भी था, बस पहले बजट एक आर्थिक लेखा जोखा था, लेकिन धीरे धीरे जैसे डेमोक्रेसी आई तो बजट को गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाने लगा। और आइए अब हम दोनों बातों को समझते हैं। अभी मैंने आपको यह बताया कि बजट धीरे धीरे इवॉल्व हुआ, और यह बात और क्लियर तब हो जाएगी जब आपके दिमाग में एक इंपॉर्टेंस ऑफ बजट समझ में आ जाएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ बजट। आपसे पूछा जाए बजट की क्या इंपॉर्टेंस है। अभी तक आपको लगता था कि बजट केवल एक इकोनॉमिक टूल है और किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पर ऐसा नहीं है। अभी हम बजट को और भी दूसरी नजरिए से देखेंगे। तो सबसे पहले हम आज देखेंगे बजट को एज ए इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंस है। फिर बजट को हम ये देखेंगे कि एज ए पॉलिटिकल या एज ए पॉलिटिकल सिस्टम उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। और फिर हम देखेंगे कि सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से बजट का क्या रोल है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, चूंकि इकोनॉमी का टॉपिक है तो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बजट की जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये किसी भी इकोनॉमी को एक डायरेक्शन देता है। सपोज करो कि कोरोना जैसी कंडीशन क्रिएट हो गई। कोरोना एक ऐसी स्थिति है जो रिसेशन क्रिएट करती थी, और रिसेशन के कारण लोगों के पास पैसा नहीं होता। जब लोगों के पास पैसा नहीं होता तो लोग कम खर्च करते हैं, और जब लोग कम खर्च करते हैं तो इकोनॉमी स्लो डाउन होने लगती है, इकोनॉमी धीरे धीरे गिरती है। क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है तो लोग खरीदेंगे नहीं, जब लोग खरीदेंगे नहीं तो सामान मैन्युफैक्चर नहीं होगा, जब सामान नहीं बनेगा तो जीडीपी कम होती चली जाएगी। और इस कंडीशन से बचने के लिए यह होता है कि लोगों की जेब में ज्यादा से ज्यादा पैसा हो। अब इसके लिए सरकार क्या कर सकती है? सरकार यह कर सकती है कि एक ऐसा बजट बनाए जिसमें एक्सपेंडिचर सरकार ज्यादा कर दे और इनकम कम कर दे। होगा क्या? जब सरकार एक्सपेंडिचर ज्यादा करेगी, मान लो सरकार बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम करवा रही है, रोड बनवा रही है, हाईवे बनवा रही है, बहुत तरह की सब्सिडी दे रही है, लोगों को फ्री में पैसा दे रही है, तो जब सरकार बहुत एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी अपना, तो सरकार बहुत पैसा खर्च करेगी।
और जब सरकार पैसा खर्च करेगी तो वो पैसा आएगा किसके पास? लोगों के पास। और लोग उस पैसे को जब मार्केट में खर्च करेंगे तो मार्केट में एक डिमांड क्रिएट होगी, और मार्केट में जब डिमांड क्रिएट होगी तो रिसेशन जैसी प्रॉब्लम खत्म होने लगेगी। तो मैंने आपको बताया कि कैसे सरकार रिसेशन से लड़ने के लिए एक ऐसा बजट बना सकती है जो एक्सपेंडिचर को बढ़ा तो देता हो और इनकम को थोड़ी कम कर दे। लेकिन जस्ट अपोजिट, मान लो बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है मार्केट में, तो सरकार एक ऐसा बजट बना सकती है जिसमें इनकम को ज्यादा महत्व दे और एक्सपेंडिचर कम करे। जब सरकार इनकम बढ़ाएगी तो कैसे बढ़ाएगी भाई? टैक्स लेगी ज्यादा से ज्यादा, या कोई फीस लेगी ज्यादा से ज्यादा, और एक्सपेंडिचर जब कम करेगी तो आपको पैसा भी कम देगी। तो कहने का मतलब जब सरकार टैक्स से आपकी जेब से पैसा निकाल लेगी, किसके नाम पर? टैक्स के नाम पर, और आपकी जेब में पैसा दे तो रही नहीं अब सब्सिडी के नाम पर। तो जब आपके जेब से पैसा निकाला जाएगा, आपको दिया नहीं जाएगा, तो आपके पास पैसा हो जाएगा कम। जब आपके पास पैसा या मनी कम हो जाएगी तो आप कम खर्च करोगे, डिमांड कम करोगे, और इन्फ्लेशन जैसी प्रॉब्लम से लड़ा जा सकता है। तो कहने का मतलब जो मैंने पहले बताया था कि सरकार बजट के द्वारा इकोनॉमी को एक डायरेक्शन देती है, या इकोनॉमी के लिए एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करती है कि इकोनॉमी हेल्दी रहे, इकोनॉमी सस्टेनेबल वे में आगे बढ़ती रहे। तो पहला जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है बजट का, वो एक ऐसे टूल के तौर पे है जो इकोनॉमी को एक सपोर्टिव सिस्टम प्रोवाइड कराता है, एक ऐसा इकोसिस्टम प्रोवाइड कराता है जिसमें इकोनॉमी सस्टेनेबल वे में आगे बढ़ती रहे। फिर दूसरा, इकोनॉमी में इफिशियंसी को बढ़ावा देता है बजट। इफिशियंसी का मतलब क्या है? इफिशियंसी का मतलब है कम से कम इनपुट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट गेन करना। इफिशियंसी, कम से कम इनपुट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट को गेन करना। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपके घर वाले आपको पैसा देते हैं महीने का, और आप बिना योजना के या बिना प्लानिंग के उसे खर्च करो, वो ज्यादा इफिशियंट होगा कि आप एक प्लानिंग और एक योजना बनाओ? उस प्लानिंग में ये बनाओ कि कौन कौन सी आपकी टॉप प्रायोरिटी है, कौन कौन सी आपकी लो लेवल की प्रायोरिटी है, फिर आप पैसा खर्च करो। तो आप खुद बताओ कि आपको कौन सी ज्यादा इफिशियंट वे लगेगा? तो आप कहोगे जिसमें हम प्लानिंग बना के पैसा खर्च करेंगे, उसमें हम कम पैसे से ज्यादा फ्रूटफुल आइटम को पा सकते हैं। तो वैसे ही देश भी एक साल में जब बजट बनाता है ना, तो वो अपनी प्रायोरिटी को फिक्स कर देता है कि कहाँ ज्यादा पैसा खर्च करना है, कहाँ कम पैसा खर्च करना है, कहाँ कितना करना है, कहाँ कितना नहीं करना। तो कहने का मतलब इकोनॉमी में जो इफिशियंसी आती है वो प्लानिंग से आती है, और बजट कहीं ना कहीं एक टूल ऑफ प्लानिंग भी है। पूरे एक साल का या कहीं लॉन्ग टर्म का एक प्लान बनाता है बजट, और उसी बजट को आप कह सकते हो कि ये इकोनॉमिक इफिशियंसी को बढ़ावा देता है। साथ में इकोनॉमी को एक डायरेक्शन भी देता है बजट। इकोनॉमी को आपको किस दिशा में ले जाना है वो भी बजट के द्वारा ही डिसाइड होता है। जैसा मान लो अभी हम अपनी इकोनॉमी को इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4th के अकॉर्डिंग बनाना चाहते हैं, अपनी इकोनॉमी को हम स्मार्ट इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, तो बजट में हम रिसोर्स एलोकेशन भी कैसे करेंगे जो हमारी इकोनॉमी को स्मार्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ाए। जैसे हम नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बनाना चाहते हैं तो हम अपने बजट में ऐसे क्लॉज जोड़ेंगे जो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी को बढ़ावा देने वालों को मोटिवेट करे। जैसे स्टार्टअप कोई चालू करना चाहता है तो बजट के तहत हम उसे सब्सिडी दे देंगे। अब बजट में जब बजट में सब्सिडी की चर्चा होगी स्टार्टअप को लेकर, तो लोग स्टार्टअप को लेकर मोटिवेट होंगे और लोग स्टार्टअप की तरफ बढ़ेंगे और हमारी इकोनॉमी एक स्टार्टअप बेस्ड इकोनॉमी बनने लगेगी। सपोज करो हम अपनी इकोनॉमी को बुजुर्ग लोगों से रिलेटेड इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, जैसे ओल्ड एज इकोनॉमी, तो हम इकोनॉमी में ऐसे प्रोविजन कर सकते हैं कि अगर कोई बुजुर्ग फैक्ट्री लगाता है तो उसको सब्सिडी दी जाएगी, उससे टैक्स कम लिया जाएगा। तो क्या होगा इससे ये होगा कि भाई बुजुर्ग मोटिवेट होंगे, और जब बुजुर्ग मोटिवेट होंगे तो हमारी इकोनॉमी कैसी बनने लगेगी? ओल्ड एज बेस्ड इकोनॉमी। फिर बात करते हैं, यहां तक हो गई। अब बात करते हैं पॉलिटिकल या गवर्नेंस से जुड़ी। तो अगर मैं आपसे कहूं, अभी तक मैंने कहा आपसे
कि बजट इज ए इकोनॉमिक टूल। इस बात को हमने यहां पर समझा कि बजट इज ए इकोनॉमिक टूल। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि बजट इज ए पॉलिटिकल टूल या टूल ऑफ गवर्नेंस, तो आपको थोड़ी अजीब लगेगा, पर बिलीव मी, बजट किसी भी गुड गवर्नेंस के लिए एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। क्योंकि डेमोक्रेसी में गुड गवर्नेंस का मतलब है मैक्सिमम अकाउंटेबिलिटी। देखिएगा, इसको ऐसे समझिए कि भाई डेमोक्रेसी होती क्या है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि ऊपर कौन है, जनता, और नीचे कौन है, सेवक या सरकार। और एक अच्छी डेमोक्रेसी क्या है, जिसमें जनता सवाल कर सके, क्वेश्चन कर सके, और सेवक को या सरकार को क्या देना पड़े, आंसर देना पड़े, है ना, अर्थात अकाउंटेबल हो। तो कहने का मतलब एक अच्छी डेमोक्रेसी या गुड गवर्नेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो जनता है, जो सिटीजन है, वो सवाल कर सके और जो सरकार है वो जवाब दे सके। आप सोचो कि आपके घर में एक सेवक है, आप उसको 1000 रुपए दो, वो सब्जी लेकर आए और आप उससे कोई सवाल नहीं पूछ सकते, तो क्या होगा? वो खराब सब्जी ला सकता है, वो सब्जी कम ला सकता है, वो कुछ भी हिसाब दे देगा, करप्शन होगा। इसको आप गुड गवर्नेंस नहीं कहोगे, क्योंकि इससे घर की स्थिति खराब होती जाएगी, घर के इकोनॉमिक रिसोर्स बर्बाद होंगे। और सबसे मेन चीज है, आप सवाल नहीं कर पा रहे तो मतलब कौन? आप वास्तव में मालिक ही नहीं है। अगर आप सवाल नहीं कर पा रहे और आपका सेवक जवाब नहीं दे रहा, तो आप मालिक भी नहीं हैं। तो रिसोर्स भी खराब होंगे और घर का कल्चर भी खराब होगा। लेकिन सपोज करो आपके घर में एक नौकर है, वो काम करता है, आप उसे 1000 रुपए देते हो, वो सब्जी लेने जाता है, और जब वो सब्जी लेके आता है तो आपको एक एक चीज का हिसाब देता है। आप सवाल पूछ सकते हो और उसे जवाब देना ही होगा। तो कहने का मतलब असली मालिक वही है जो सवाल पूछ सके और जिसको जवाब भी मिले। तो अगर हम कहेंगे कि डेमोक्रेसी में जनता मालिक है, तो जनता को सवाल पूछने का हक होना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि उसको जवाब भी मिले। याद रखिएगा, तो जनता या जिसको आप नागरिक कहते हो, सिटीजन कहते हो, वो क्या करे? सवाल करे। और जिसको आप सरकार कहते हो, वो जवाब दे। अब ये कब पॉसिबल होगा? जनता सवाल कब कर पाएगी, ये बताइए। सपोज करिए मैं आपसे कहूं कि मैंने एक प्रोग्राम किया है और आप उसके बारे में सवाल करिए, तो आप कहोगे भाई पता ही नहीं प्रोग्राम क्या है, तो हम क्या सवाल करें? तो सवाल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इंफॉर्मेशन। इसीलिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाता है। सबसे पहले है इंफॉर्मेशन। जनता के पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी तो वो सवाल करेगी। अगर मान लो मेरे नौकर ने सब्जी लाई और मुझे उसके बारे में कुछ पता ही नहीं, तो मैं क्या सवाल करूंगा? तो सबसे पहले तो ये नियम बनना चाहिए ना कि नौकर के द्वारा जो भी चीज आए वो ट्रांसपेरेंट होता है, कि उस पर सवाल किए जाएं, और नौकर ये बात बताए कि वो ये सब्जी लाया, इतने की ये सब्जी, इतने की ये सब्जी, तो कितने रुपए सब्जी में खर्च किए, कितने रुपए उसको आने जाने में खर्च किया। तो ये सब जब विवरण, सूचना, इंफॉर्मेशन नौकर के द्वारा पेश की जाएगी, तभी तो मालिक उस पर सवाल कर पाएगा और उसकी गलतियों को पकड़ पाएगा, उसे और सुधारेगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? तो वैसे ही जब सरकार कोई काम करेगी, उस काम की सूचना या इंफॉर्मेशन सबको देगी, तभी तो लोग सवाल कर पाएंगे। और सपोज करो सरकार जब खर्च करे और वो इंफॉर्मेशन दे, तो जनता क्या करेगी? इसी इंफॉर्मेशन के बेस पे वो सवाल करेगी और सरकार को फिर जवाब देना पड़ेगा।
तो इसीलिए संसद में, जो संसद होती है, उसमें बजट जब पेश किया जाता है तो बजट के द्वारा सरकार सारी चीज़ों की सूचना आपके सामने रखती है कि हम आगे आने वाले साल में ये रुपए यहाँ खर्च करेंगे। और जब सरकार आपके सामने ऐसा कुछ रख रही है तो इसका मतलब है कि आपको क्या दे रही है, वो सूचना या इंफॉर्मेशन, या कह सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। और जब पारदर्शिता होगी, ट्रांसपेरेंट होगा सब कुछ, तो आप सवाल कर पाओगे, और सवाल करने से सरकार अकाउंटेबल बनेगी, सरकार डेमोक्रेटिक होगी, लोगों का पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी में रोल बढ़ेगा, क्योंकि लोग जब सवाल करेंगे तो उस राज्य के साथ अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे। मान लो एक घर में कितना भी हिसाब किताब होता है, आपको उससे कोई जानकारी नहीं दी जाती, तो आप उस घर से अपने आप को धीरे धीरे अलग कर लोगे। लेकिन अगर उस घर में जितना भी हिसाब किताब होता है, आपको वहां तक एक्सेस है, वो सारी चीजें ट्रांसपेरेंट है, तो आपको वो घर अपना लगेगा। इसीलिए डेमोक्रेसी तभी बढ़ेगी जब जनता के पास इंफॉर्मेशन होगी, जब एक ट्रांसपेरेंट इकोसिस्टम होगा, जब जनता का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। और ये सब चीजें बजट के थ्रू होती हैं। जब वित्त मंत्री के द्वारा इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है तो उसका यही मतलब होता है कि हम आपको हिसाब दे रहे हैं, आपको एम्पावर्ड सिटीजन बना रहे हैं, आपको पार्टिसिपेटिव रोल दे रहे हैं। और इस तरह से पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस बजट की होती है। बजट गुड गवर्नेंस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। अब बात करते हैं सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सोसाइटी में इक्वेलिटी को बढ़ाने में बजट का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि बजट के थ्रू सरकार अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर को तय करती है। अगर सरकार को समाज में इक्वेलिटी बढ़ाना है तो अमीरों से ज़्यादा पैसा लेना होगा, गरीबों तक देना होगा, तो ये सब बजट के ही थ्रू होता है। तो सरकार प्रोग्रेसिव गवर्नेंस को बजट के थ्रू इंप्लीमेंट करती है। ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लेकर गरीबों को सब्सिडी देना बजट के थ्रू होता है। और ये क्या होता है, प्रोग्रेसिव गवर्नेंस, सस्टेनेबल गवर्नेंस। तो आप कह सकते हो कि समाज को न्याय प्रदान करने में, सोशल जस्टिस प्रोवाइड करने में बजट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अभी तक हमने बजट की इंपॉर्टेंस को समझा कि कैसे बजट आया होगा, बजट क्या क्या रोल है, और हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे बजट धीरे धीरे इवॉल्व होता है और आज जिस रूप में बजट सामने पेश किया जाता है वो क्या है। थैंक यू।